अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, बिहार में चुनाव की बहार है। अगर आपको कहीं वास्तविक डेमोक्रेटिक के लिए इलेक्शंस देखने हो तो आपको बिहार चलना चाहिए। बिहार का चुनाव का जो तरीका है और वहाँ के जनता का जो वोट देने की पद्धति हो या फिर चुनाव के प्रचार का तरीका, देश के अन्य राज्यों के मुकाबले बिहार का चुनाव बिल्कुल अलग होता है। उसका कलर अलग होता है, उसकी तासीर अलग होती है, उसके मुद्दे अलग होते हैं, उनका वोटिंग पैटर्न बिल्कुल अलग होता है। तो इस बार बिहार क्या चाहता है, बदलाव या फिर वापस नीतीश कुमार? आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए अलायंस ने बिहार में पूरी ताकत झोंक रखी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार बैक टू बैक रैली, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव बैक टू बैक लगातार रैलियां, और प्रशांत किशोर ने भी अलग माहौल बिहार के चुनाव में इस बार बना रखा है। तो बिहार क्या चाहता है, बिहार के मन में क्या है, बिहार के मुद्दे क्या हैं? बहनों भाई, मुद्दों को समझना सबसे आवश्यक है। बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है, जो एनडीए जिन मुद्दों के आधार पर चुनाव में जा रही है, उनका कहना है हम मंगल राज है। नीतीश कुमार के राज में कानून व्यवस्था बड़ी अच्छी है, बड़े काम हो रहे हैं, बड़े विकास हो रहे हैं। इन मुद्दों के आधार पर जा रहे हैं। अपोजिशन का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? पलायन, गरीबी, बेरोजगारी, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, इंडस्ट्रीज की कमी, काम धंधे की कमी, आम गरीब और लोगों को इंसाफ न मिलना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है, उस गठबंधन में सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ नीतीश कुमार हो। बीजेपी ने अब बड़ी ही राजनीतिक समझ दिखाते हुए एक पूरा बुके तैयार किया है। बीजेपी के विरोधियों को भले ही लगता हो कि ये क्या हो रहा है, कैसे कर रहे हैं, लेकिन दरअसल वो बहुत ही सिस्टमेटिकली, पॉलिटिकली वेल अरेंज्ड जातियों के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर उन्होंने एक पूरा बुके तैयार किया है। इंडिया अलायंस से निपटना भी उतनी ही बड़ी चुनौती है जितनी बड़ी चुनौती महागठबंधन के लिए वहां पर अपने पांव को जमाते हुए एनडीए को उखाड़ फेंकने की है। और ऐसा नहीं है कि बिहार का विपक्ष कमजोर हो। बहन भाइयों, बिहार में कोई किसी से कमजोर नहीं है। यही बिहार की खासियत है। और बिहार की एक खासियत एक और भी है, किसी को बहुमत नहीं देते हैं। जिसको भी आना है अलायंस में आना है, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो प्रधानमंत्री जी की पार्टी हो, चाहे वो तेजस्वी यादव की पार्टी हो, कोई भी हो, राहुल गांधी हो, सबको बिहार में गठबंधन का हिस्सा बनना है। बिहार किसी को बहुमत देना फिलहाल बंद कर चुका है। इसलिए बिहार में हमेशा संयुक्त विचारधाराओं की सरकारें बनती आ रही हैं लंबे समय से। और इस बात का उल्लेख मैं पूर्व की डिबेट में भी कर चुका हूं कि नीतीश कुमार इस दुनिया के इकलौते ऐसे नेता हैं जिनके पास कभी बहुमत नहीं था, लेकिन वो हमेशा मुख्यमंत्री थे। ये एक चमत्कार डेमोक्रेसी में सिर्फ भारत में हो सकता है, और भारत के बाद अगर कहीं हो, भारत में कहीं हो सकता है तो इसे स्थान है बिहार, पाटलिपुत्र। तो बिहार के इन मुद्दों के बीच क्या चल रहा है? इस बार ओवैसी साहब का जोर कमजोर है, लेकिन इस बार जनसुराज पार्टी ने लोगों के मन को झकझोरा है। उनको वोट मिलता है, नहीं मिलता है, नई पार्टी है, जीतते हैं, नहीं जीतते हैं, ये एक अलग विषय है। लेकिन जिन विषयों को उठा के प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी को बिहार की रूढ़िवादी राजनीति में जमाने की कोशिश की है, उनके उस प्रयास को जरूर देखा जाना चाहिए। प्रशांत किशोर के इस प्रयास ने एनडीए को और महागठबंधन को दोनों की नींदें उड़ा रखी हैं। खास तौर पर उनका जो सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन का, और ये कहना कि जो 10 से 12 हज़ार रुपए के लिए आपके बच्चों को बिहार से बाहर अब नहीं जाना पड़ेगा अगर जनसुराज की व्यवस्था बन जाती है, तो ये इकलौता वायदा है जो प्रशांत किशोर की पार्टी ने बिहार के जनता से किया है। और अगर आप प्रवासी बिहारियों से बात करें, माइग्रेंट से बात करें, तो उनके लिए ये बात हृदय स्पर्शी है, उनको ये बात छूती है। तो सबके पास इस बार जनता के लिए कुछ ना कुछ मुद्दे हैं, एनडीए के लिए भी, महागठबंधन के पास भी, और जनसुराज के पास भी। तेजस्वी यादव और कांग्रेस के गठबंधन की जो सबसे बड़ी खास बात है, कमिटेड वोट शेयर। और तेजस्वी यादव का अपना काम का तरीका, लालू यादव की लेगेसी और राहुल गांधी की मेहनत,
इसका डिविडेंड उन्हें चुनाव में मिलेगा। कितना मिलेगा मुझे अभी अंदाजा नहीं उसका, वोट पड़ेगा तो पता चलेगा क्या होगा। लेकिन महागठबंधन बड़ी मजबूती के साथ एनडीए के सामने मुकाबिल है और बीजेपी भी फुल फोर्स के साथ चुनाव लड़ रही है। यही बिहार की खासियत उसे बाकी राज्यों के मुकाबले बिल्कुल अलग बनाती है। तो अब के कुछ बयान सुने आप, फिर आज की चर्चा बहुत दिलचस्प है। 5 शब्दों में उनके कारनामों की कथा कहना चाहता हूं। कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन, ये जंगल राज की पहचान है कि नहीं है? आरजेडी की लालटेन की धुंधली लाइट याद करिए, जब डकैती टालनी होती थी लालटेन बुझा देते थे और कांग्रेस और आरजेडी मिलकर के अरे गरीब का ही नहीं खाते थे, पशुओं का चारा भी टकार जाते थे। नीतीश जी का चेहरे का प्रयोग हो रहा है। रिमोट कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है। आप ये मत सोचिए कि अति पिछड़ों की आवाज उधर सुनाई देती है। बीजेपी कंट्रोल करती है, उनके हाथ में रिमोट कंट्रोलर है और उनको सामाजिक न्याय से कोई लेना देना नहीं। अमित शाह जी ने तो कहा है कि बिहार में कारखाने, इंडस्ट्री, उद्योग नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि बिहार में भूमि की कमी है। इनको केवल गुजरात में फैक्ट्री लगाना, बिहार से केवल वोट लेना है। ये लोग बिहार को कब्जाना चाहते हैं, हथियाना चाहते हैं और बिहार की जनता इस बार हर किस्ती होगी। बिहार को बिहार का लाल ही चलाएगा, ना कि कोई बाहरी आकर के चलाएगा। मैं कह रहा हूँ तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। हम सब लोग उनके समर्थन में हैं और न केवल समर्थन है, सरकार चलाने में जो कुछ हम लोग सहयोग कर सकते हैं उनको रास्ता दिखाने के लिए, उनकी मदद करने के लिए हम लोग तैयार। तो आज की डिबेट को बहनों भाइयों आगे बढ़ाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आनंद दुबे मेरे साथ मौजूद हैं। राजपाल कश्यप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। के त्रिपाठी जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रमोद कुमार सिन्हा राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव की पार्टी के प्रवक्ता हैं। और विनय राय बहुत ही जाने माने पत्रकार। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। आनंद दुबे जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। महागठबंधन से मुकाबला इतना आसान भी नहीं है, वो भी खास तौर पर तब जब नीतीश कुमार पॉलिटिकली ज़्यादा एक्टिवेट न दिख रहे हों। सारा का सारा भार अचानक अब आपकी पार्टी के कंधों में आ गया है। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना या उनको जिताना ऐसा लगता है कि आपकी मजबूरी बन गई है। ब्रिजेश जी, पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा कि महागठबंधन कहीं मुकाबले में ही नहीं है, क्योंकि महागठबंधन को बिहार की जनता नकार चुकी है। इसीलिए ये लोग हताश हैं, निराश हैं और इसीलिए इस तरह के उलझुल बयान भी दे रहे हैं। आपने सुना होगा राहुल गांधी जी का बयान और अन्य लोगों का। जहां तक बात रही नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार हम बिहार में काम कर रहे हैं। बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है और नीतीश कुमार जी ने बिहार को कुशासन के दलदल से निकाल के सुशासन के रास्ते पर लेकर आए। ब्रजेश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिहार में जब लालू जी और राबड़ी जी का दौर था, बिहार का जीडीपी ग्रोथ 2.5% पे पहुंच गया था और नीतीश जी के सत्ता संभालने के 5 वर्ष के अंदर वो 11% पहुंचा और आज बिहार तेजी से बढ़ रहा है और बिहार का जो ग्रोथ रेट है वो 8.64 है। राबड़ी जी और लालू जी के दौर में बिहार की जो जीएसडीपी थी वो कुल 75,000 करोड़ थी। आप सोच लीजिए क्या स्थिति रही। वो बिहार जो कभी इतना विकसित था, लालू जी के दौर से पहले वहां कल कारखाने, इंडस्ट्री चला करते थे, लेकिन लालू जी के जंगल राज में क्या हुआ, मढ़ौरा से लेकर भागलपुर से लेकर बाकी कटिहार से लेकर तमाम जगह जो भी कल कारखाने, उद्योग थे वो सिर्फ फिरौती में, वसूली में बर्बाद होकर रह गए। तो आज बिहार की जो जीएसडीपी है वो 11 लाख करोड़ है। तो कहां 75,000 करोड़, कहां 75,000 और आज कहां 11 लाख करोड़।
कितना अंतर है। लेकिन सबसे बड़ी बात है ब्रजेश जी कि जिन लोगों को बिहार में विकास दिखाई नहीं दे रहा है, जिन लोगों को केवल जाति और जमात की राजनीति करनी है, जिन लोगों को नकारात्मक राजनीति करनी है, ऐसे लोगों को बिहार की जनता पहले भी पहचान कर सजा दे चुकी है। और इस बार भी आप जब देखिएगा, जब बिहार के चुनाव नतीजे आएंगे, तब आप देखिएगा कि महागठबंधन के लोग फिर से रोना शुरू करेंगे। ऑलराइट, शुक्रिया आनंद जी, हमारे साथ कृपया बने रहिएगा, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। प्रमोद कुमार सिन्हा राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता है, हमारे साथ बिहार की राजधानी पटना से ज्वाइन कर चुके हैं हमारे साथ। सिन्हा जी, आपका स्वागत और धन्यवाद। किस आधार पर आपकी पार्टी और आप लोग ये क्लेम करते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे? आपके पास ऐसा क्या है और आप बिहार में किस तरह का बदलाव चाहते हैं? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहे थे आलोक जी, ये कल कारखाने की बात कर रहे थे, विकास की बात कर रहे थे, लेकिन इनको शायद पता नहीं है कि आज जो है बिहार 20 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के रहते हुए और 11 वर्षों से डबल इंजन की सरकार के रहते हुए आज बिहार जो है हर पैमाने पर, हर सूचकांक में अंतिम पंक्ति पे खड़ा है। चाहे आप साक्षरता दर की बात कर लीजिए, प्रति व्यक्ति आय की बात कर लीजिए, प्रति व्यक्ति निवेश की बात कर लीजिए, किसानों की प्रति व्यक्ति आय की बात कर लीजिए, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, गरीबी उन्मूलन में बिहार अंतिम पंक्ति पे खड़ा है। और ये कोई मेरा आंकड़ा नहीं है, ये नीति आयोग का रिपोर्ट कहता है कि बिहार को इन लोगों ने गर्त में ढकेलने का काम किया है। पलायन बदस्तूर जारी है, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, भूखमरी, ये पैमाना है बिहार का। 65% महिलाएं जो है बिहार की एनीमिया की शिकार हैं, यानी कि उनको संतुलित आहार भी मयस्सर नहीं हो पाता है। उन्होंने बना देने का काम किया है। ये कह रहे थे हमारे, ये मढ़ौरा में रेल कारखाना की बात कर रहे थे आलोक जी, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब रेल मंत्री थे 3 बड़े रेल कारखाने बिहार को देने का काम किए, उसमें एक मढ़ौरा भी था। और अभी हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, हरी झंडी दिखा रहे थे, रेल इंजन का जो है विदेश भेजने का काम कर रहे थे। उसी मढ़ौरा से उत्पादित वो रेल इंजन था। वो कहना भूल गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कि इस रेल इंजन के कारखाने का नींव जो है लालू प्रसाद यादव जी जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने करने का काम किया था। ये बतला देना कि 11 वर्षों से डबल इंजन की सरकार में बिहार में एक रुई का कारखाना, एक सुई का कारखाना अगर इन लोगों ने लगाने का सिन्हा जी, ये जो मुद्दे बार बार उठते हैं, आप बीजेपी की किसी भी रैली को देख लें, प्राइम मिनिस्टर अमित शाह, जेपी नड्डा या बीजेपी के जो भी नेताओं की रैलियां हो रही हैं, सब जगह ये मुद्दा उठाते हैं ये लोग कि साहब लालू यादव के राज में जंगल राज था। और जंगल राज का मुद्दा आज भी इनके लिए एक प्राइमरी विषय है, जिसमें ये कहते हैं कि साहब हमको वोट दो, नहीं तो लालू यादव आ जाएंगे। अब देखिए कितना हास्यास्पद ये लोग बयान देते हैं 20 सालों के शासन के बाद भी। और आज ही की बात है, मोकामा में जो है हत्या कर दी गई दुलार चंद यादव की, सिवान में एक एएसआई की हत्या कर दी गई। ये बतलाता है कोई, पटना राजधानी की मैं बात कर रहा हूं, गोलियों की तरतराहट जो है प्रत्येक दिन सुनाई पड़ती है। हमारे नेता प्रतिपक्ष के आवास के सामने 4 राउंड गोलियां चलाते हैं और बगल में राजभवन है, बगल में मुख्यमंत्री जी का आवास है, जजेज क्वार्टर है। और आज तक 3 महीना से ज्यादा समय बीत गया, आज तक अपराधी पकड़े नहीं गए। ये हालात इन लोगों ने बनाने का काम किया है। 20 सालों में 65,000 से अधिक हत्या, 25,000 से अधिक बलात्कार, 3 लाख से अधिक जो है संज्ञेय अपराध की घटनाएं घट जाती हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 20 साल पहले चले जाते हैं और वर्तमान पर ये थोड़ा। तो आपकी पार्टी एनडीए अलायंस को अपना प्रतिद्वंदी मानती है, कॉम्पिटिटर मानती है, या फिर प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को? देखिए, महागठबंधन के सामने कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। और हम लोग लड़ाई किससे लड़ रहे हैं? हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं महंगाई से, गरीबी से, भूखमरी से, बेरोजगारी से और पलायन से। और ये बिहार का मुद्दा है, बिहार के लोगों का मुद्दा है, बिहार के जन सरोकार का मुद्दा है। और इन तमाम समस्याओं के निराकरण के लिए हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार थैंक यू सिन्हा जी, धन्यवाद। हमारे नेता के पास आलोक जी, ब्रजेश जी, धन्यवाद सर, कृपया। नेता के पास जी इच्छा शक्ति है, संकल्प है, प्रण है। और ठीक है, मैं दूसरे डिबेट के दूसरे चरण में आपको फिर समय दूंगा, तब आप अपना बाकी पक्ष प्रस्तुत कर लीजिएगा। मेरे साथ जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी के प्रवक्ता के त्रिपाठी मौजूद हैं। त्रिपाठी जी, आपका स्वागत। 20 साल हो गए, आप बार बार यही रोना रोते रहते हैं, चुनाव में इसी नाम पे जाते हैं, हमको वोट दे दो नहीं तो लालू यादव आ जाएंगे। हालांकि आपको लालू से भी कोई परहेज नहीं है। देखिए ब्रजेश जी, जो बिहार ने उस दंश को झेला है,
उस दंश से निजात पाना अभी बिहार को बड़ा मुश्किल है। दंश, बहुत बड़ा दंश है। उस दंश से आपकी दोस्ती रही है? वो उस दंश से दोस्ती तो देखिए, दोस्ती तो राजनीति में न कोई दोहरापन है राजनीति में, ब्रजेश जी, स्टैंडर्ड है। राजनीति में ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता, न कोई परमानेंट दुश्मन होता। ये बात मानता हूँ। ये आपका ये राजनीति तो चल ठीक रही है बात ना। जहां तक सवाल है बिहार के बारे में, बिहार का वो दौर जिसने देखा है, या उस दौर को जो महिलाएं हैं वहाँ के जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, या जो उनके साथ जो घटनाएं घटी हैं, नरसंहार जो हुआ है, उसको बिहार अभी उससे निजात नहीं पाने को तैयार है। वहाँ की जनता में आज भी उसका एक प्रभाव है, और उसी प्रभाव के कारण हमारे माननीय नीतीश कुमार जो 2005 में बिहार जो उनको मिला था, उसको संभालने में उनको बहुत 10-15 साल तो लगे गए हैं। और जिस तरीके से वहाँ हमने डेवलपमेंट किया है, जिस पे हमने 3C पे काम किया, क्राइम, कास्ट और करप्शन, इस पे हमने नो टॉलरेंस, इस पे माननीय काफी बीजेपी से दीक्षा ले रखी है आपने। 3C, 5M, 3-2, ये इजाद किया और माननीय नीतीश कुमार ने स्वयं इजाद किया था। अच्छा, ये फार्मूला तीनों शब्दों। ओके। और उन्होंने आज तक एक करप्शन का सवाल कोई कर दे, चाहे वो कांग्रेस के लोग बैठे हों, चाहे वो आरजेडी के लोग बैठे हो, ये करें ना करें, चलो मैं करप्शन का आरोप लगाता हूं। अशोक चौधरी के ने सैकड़ों करोड़ की रकम से प्रॉपर्टीज बनाई हैं। और सुनिए, एक सेकंड सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आपने कहा है तो सुनने की क्षमता विकसित करिए। अशोक चौधरी का रोंवा टेढ़ा नहीं कर पाए, आपकी हिम्मत नहीं हुई कि एक नोटिस दे पाए, और आज भी वो जनता दल यूनाइटेड के सीनियर लीडर हैं और नीतीश कुमार के बगल में बैठते हैं। आपकी पार्टी के सीनियर लीडर पर करप्शन का डायरेक्ट आरोप है। देखिए ब्रजेश जी, जब आप क्या करप्शन की बात करिएगा? देखिए ब्रजेश जी, इसके पहले जितने भी लोगों पे लगा था, नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी पे कोई कार्रवाई हुई तो बता दो। कार्रवाई की है, बताओ। अशोक साफ नहीं होने पाया, कार्रवाई हो गई। हम आपको महीना बीत गया, आपने कार्रवाई नहीं की। जब तक साबित नहीं हो जाएगा तब ओहो, ये कौन सी बात है? करप्शन का तो या तो वो सबूत दे देते। ब्रजेश, उन्होंने कोई मुकदमा प्रशांत किशोर पे नहीं किया ना, ये बात नहीं मानूंगा। अगर साबित हो जाता तो माननीय नीतीश कुमार उनको बख्शते नहीं। और कैसे साबित करें? दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, सबूत दिया, रजिस्ट्री दिखाई। आज देश की राजनीति में रजिस्ट्री दिखाई प्रॉपर्टी की। जो इंटीग्रिटी, आपकी पार्टी एक करप्ट नेता को प्रोटेक्ट कर रही है। ब्रजेश जी, माननीय नीतीश कुमार के कद का इस देश में अब कोई नेता नहीं है, उस कैरेक्टर का। मैं उनके कद की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं उनकी क्रेडिबिलिटी का। आप एक करप्ट लीडर को प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं, ये बता दो। देखिए, अगर वो 20 वर्षों से अच्छा काम नहीं किए होते, ब्रजेश जी 5 साल के बाद लोग नहीं रहते हैं। कोई तो हाथ दबा है आपका, जो आप अशोक चौधरी पे कार्रवाई नहीं कर रहे। मेरा हाथ दबा नहीं है, सेटिंग है हमारा हाथ न दबा है न दबा रहेगा। कार्रवाई करके और आज के आपके इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। मैं आपकी सराहना करूंगा चैनल पे आके लाइव। आप अशोक चौधरी पे कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे, इसको कोई बदल नहीं सकता। बिहार की जनता उनके साथ है, और महिलाओं का वोट पिछले बार भी मैंने आपके चैनल से कहा था, आज भी मैं कह रहा हूं 60% से देखो, एक बात बताएं त्रिपाठी जी, आपकी बातों में थोड़ा अहंकार की बू आ रही है। नहीं, आप सुन लो बात, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, तो और आप जिस तरह से मेज ठोक के यहाँ कह रहे हो वही मुख्यमंत्री, वही। अगर एक सेकंड सुन लो मेरी, अगर जनता चाहेगी, अरे 14 तारीख को लाइव हमको बुला लीजिएगा। सुन लो, मैं यहाँ से कह रहा हूं, मैं आपसे कमिटमेंट कर रहा हूं। आप सब्र क्यों खो रहे हो? सवाल तो हो जाने दो, इतना सब्र तो होना चाहिए कि सवाल सुनने। मैं कहता हूं बिहार की जनता एक बार नहीं, अभी 4 बार और नीतीश कुमार को चुने, ये जनता के ऊपर है। पर आप जिस अहंकार के साथ मेज ठोक के दावा कर रहे हैं, वो राजनीति में ठीक बात नहीं है। डेमोक्रेसी में जनता मालिक होती है। आप ये क्लेम नहीं कर सकते मही मुख्यमंत्री, ब्रजेश जी, मही राजा का कंसेप्ट नहीं चलता। लेकिन जो ऐसे नहीं कहना चाहिए। बिहार में उनकी जो एक तो करप्ट लोगों को पालते पोसते हो, और रही क्राइम की बात। अच्छा, क्राइम सुन लो। अच्छा, आज मैं इस डिबेट में आ रहा था, मोकामा में अनंत सिंह का काफिले की 10 गाड़ियां जब आगे निकली। आप सर आज सुनने की क्षमता विकसित करो। आज आपका मामला फंसा हुआ है। सुन लो, पूरा कर लो। मैं एक सवाल पूरा कर, मोकामा में दुलार चंद यादव की सरेआम हत्या की गई जन सुराज पार्टी के समर्थक की, आपने देखा वहां पे। और अनंत सिंह का काफिले की सिर्फ 10 गाड़ियां आगे निकली थी, उसके बाद वहां पे फायरिंग हुई। चल रहा है चुनाव के, ये कौन सा लॉ एंड ऑर्डर है? लॉ एंड ऑर्डर तो ये कौन सा प्रशासन, तो लॉ एंड ऑर्डर उसके हाथ पे है ना, आपका नहीं है? नहीं है हमारा। किस बात का सुशासन? जब तक कोई उसके बारे में, सर अगर मर्डर हो जाता है, पुलिस का काम है एक्टिव होना, डीजीपी का काम है, सबको आपने पोस्ट किया है। लेकिन देखिए, पोस्टिंग हमने की नहीं है, पोस्टिंग अब तो है अब चुनाव आयोग के हाथ में।
चुनाव अभी वाले तो ने बड़ा किया दम है। ठोक के कह रहे थे और मैं ही लेकिन थैंक यू सर, धन्यवाद सर, थैंक यू सर, धन्यवाद सर, ब्रजेश जी पिछले बार धन्यवाद भी सर। मैंने कहा था, आज भी मैं कह मैं रहा हूं आपके कि मित्र निश्चित सुरेंद्र राजपूत रूप को से बुलाना सरकार चाहता हूं। एनडीए की बनने जा रही है, उसमें दो राय नहीं है। सर मैं कहता हूं जनता एक नहीं 4 बार और चुने, लेकिन मालिक जनता है, बस ये ध्यान रखना, ये मत भूलना आप, बगैर जनता के कैसे ये मत चुनाव भूलना होगा? बात माननीय नीतीश को। कुमार ऑलराइट, जनता सुरेंद्र ने थोड़े राजपूत बुलाया। मेरे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र जी, आज पूरे मीडिया में ये बात चल रही है, पूरे सोशल मीडिया से लेके कि राहुल गांधी जिस तरह की भाषा और शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने छठ पूजा की मौकरी की, इसको लेकर मीडिया में काफ़ी बातें चल रही हैं। राहुल गांधी ने क्या पूरे चुनाव के मुद्दे को बदलने की कोशिश की? ब्रजेश भाई, दोनों चीज़ों का जवाब, जैसे आपने क्राइम करप्शन की भी बात की थी, पहले मैं मोदी जी का जवाब दे देता हूँ, राहुल जी का जवाब देता हूँ। एक्चुअल में नरेंद्र मोदी जी तिलमिला गए, परेशान हो गए, उनका पूरा इकोसिस्टम परेशान हो गया, पूरी भाजपा, एक तो जमाने की नौटंकी है पूरी भाजपा, और प्रधानमंत्री जी हैं ड्रामेबाज, इसमें तो कहीं कोई दो राय है नहीं। हुआ क्या कि जैसे ही नरेंद्र मोदी जी की असलियत राहुल गांधी जी ने सामने रखी, उनके ड्रामे की असलियत सामने रखी कि यमुना के गंदे पानी में तो बिहार का आदमी छठ मैया के उसमें नहाए और मोदी जी के लिए एक पौंड आए। वो तो आम आदमी पार्टी ने किया, आपने थोड़ी किया। चाहे किस बात आम आदमी पार्टी ने किया या किसने किया, ये मसला ये नहीं, लेकिन वो सामने नौटंकी दिखाई दी ना, जिसकी नौटंकी दिखाई दी वो तिलमिला गया। अब वो कहने लगा छठ मैया का अपमान हो गया, छठ, अरे तुम छठ मैया हो क्या? मोदी जी छठ मैया हैं? आप बताओ हमको। हमने तो मोदी जी को कहा कि आप नौटंकी कर रहे हो। आपसे वोट अगर कोई मांगने जाएगा और कहोगे मोदी जी नाचो, तो आप नाच दोगे, ये तो हमने आपसे कहा। लेकिन आप तो जो डांस करना कोई बुरी बात नहीं है, हमारे यहाँ तो हर फंक्शन में डांस होता हाँ है। हाँ बिल्कुल, हमने तो नहीं, लेकिन ये त्रिपाठी जी के घर हर शादी में डांस होता है। हमने तो नहीं कहा ना, हम तो कह रहे हैं, बोलो। हम तो कह रहे हैं, हम तो बिल्कुल सही बात है। और इस बात को लेकिन मोदी जी और उनके समर्थक नहीं मान रहे। आप तो मान रहे हो, आपने कहा नाचना कोई बुरी बात नहीं, कोई बुरी बात नहीं। लेकिन जो आपके साथी नोएडा मीडिया वाले हैं, हमको बड़ी राय दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री का अपमान हो गया, उनको नचनिया बोल दिया। ए भैया, तुम अगर हमको मुजरे वाला बोलोगे तो हम तुमको नचनिया नहीं सर, बोलेंगे। भारत क्या की बोलेंगे? संस्कृति का हिस्सा है नृत्य, हाँ बिल्कुल, कोई बुरी बात नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल, आपसे मैं सहमत हूं और मैं आपको साधुवाद देता हूं। और उन नोएडा के चैन अपने साथी बरातियों को समझाइए, जिनके कि साथ आप अक्सर बैठते हाँ, हैं। जिनके साथ हम अक्सर बैठते, वो हमको ज्ञान न दें। मुजरा कराने वाले लोग प्रधानमंत्री से हमको ज्ञान न दे। खैर, अब आप आ जाइए इस बात पर कि उन्होंने जो नौटंकी की, जनता उनके नौटंकी नहीं देख पाई, प्रधानमंत्री जी को इसकी तिलमिलाहट है, इसलिए उन्होंने ऐसी बातें कही और इसीलिए उन्होंने ये कहा कि मेरा अपमान नहीं, छठ मैया है। भैया, तुम्हारा हुआ जो कुछ हुआ, छठ मैया का अपमान करने के ना किसी अब की थोड़ा हैसियत है। मुद्दा बताओ, बिहार में आपका मुद्दा अब क्या? आप- वोट चोरी वाली बात तो अभी- आजकल अभी- करनी ना, है। ना, अभी- सर, आप बीच में ना बोलें सर। एक मिनट, अब आपको दूसरी बात, जिसे आपने अभी चुनौती दी थी और आपने एक बहुत बढ़िया बात कही थी कि साहब करप्शन, क्राइम, मैं आपको एनसीआरबी का आंकड़ा देता हूं, हत्याओं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है देश में, एनसीआरबी का आंकड़ा है सर, और बिहार नंबर 2 पे है। यहां पर सरकार योगी जी की, वहां पर सरकार भाजपा की। अपहरण में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है और बिहार नंबर 2 है। आपके सामने है क्राइम की पोजीशन आज चेक कर ले रहा हूं हाँ, ऑनलाइन चेक कर आजकल। लीजिए। हाँ, आप आते हो तो मैं सब लेके बैठ जाता हूं कि और पता नहीं किस बात का चैलेंज आ और जाए। दुलार चंद यादव की हत्या तो आपने सरेआम देख ली। इसके बाद आ जाइए भ्रष्टाचार की बात। अरे नीतीश कुमार से बड़ा लुटेरा तो कोई नहीं। आपने करी शराबबंदी 8 साल पहले, 100 रुपया की शराब 400 रुपया में घर घर मिल रही है, आप भी कहते हो। 50,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष नीतीश कुमार के शासन में शराब माफियाओं ने कमाए, बिहार की जनता की गाड़ी कमाई, और 8 लाख मुकदमे लगे शराब पीने वाले। वैसे दुश्मन भी नीतीश कुमार को सुनिए सर, करप्ट नहीं कहते हम हैं। तो खुलेआम कह रहे हैं। आप कह रहे हैं, मैं फर्स्ट टाइम मैं कांग्रेस से सुन रहा हूं। सुन लीजिए, 4 लाख करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार, और नीतीश कुमार की सरकार में तो भ्रष्टाचार चूहे करते हैं, नीतीश कुमार थोड़ी करते हैं। 9 आप तो करोड़ कह रहे थे कि सबसे करप्ट है। सुनिए, हाँ है, सुन लीजिए आप ना। कह रहे हो चूहे कर रहे अरे हैं। सुन लीजिए ना। अरे सर, आप सर बीच में ना बोलिए सर। सर सुन तो लीजिए सर। प्लीज। मैं नीतीश कुमार की सरकार ने आधिकारिक रूप से एफआईआर की कि बिहार के थानों में 9 करोड़ लीटर शराब चूहे पी गए। अब ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या? अब ये कदाचार है कि सदाचार है? आप बता दीजिए। नीतीश कुमार की सरकार ने एफआईआर करी है कि 7,581 करोड़ रुपए के 130 पुल पुलिया जो हैं सर, जो चूहे कुतर गए, पुल पुलियाओं को चूहे कुतर गए। ये नीतीश कुमार की सरकार कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो सदाचार है ना नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार कह रहे हैं 1100 करोड़ रुपए का बांध जो है चूहे कुतर गए।
सल बांध चूहा कुतरता है, पुल पुलिया चूहा कुतरता है, 9 करोड़ लीटर सरकार क्या नाम लीटर शराब चूहा पी जाता है। इससे भ्रष्ट सरकार और क्या होगी? सम्राट चौधरी और अशोक चौधरी का तो आपने बता ही दिया। एक अकेले प्रशांत किशोर ने आपको और बीजेपी गठबंधन को पानी पिला दिया सर। देखिए, जो नॉन एंटिटी है, प्रशांत किशोर जी की को शुभकामनाएं। प्रशांत किशोर जी अपनी पार्टी, लेकिन वो हमारे लिए न तो मुद्दा थे, न मुद्दा है, न मुद्दा रहेंगे। हमारी लड़ाई आज की डेट में प्रशांत के मुद्दों ने बिहार के लोगों को झकझोरा है। नहीं, ये आप कह सकते हैं, आप वोट दे ना दे, लेकिन झकझोरा है। दिल्ली का मीडिया, लखनऊ का मीडिया प्रशांत किशोर जी को हीरो नहीं सुपर हीरो बनाए, वो अपनी जगह पर है। लेकिन आज की डेट में वहां पर तेजस्वी यादव के मुद्दे ने झकझोरा है। तेजस्वी यादव ने जब कहा कि तेजस्वी भव हर सरकारी नौकरी हर के घर में होगी, यह मुद्दा है वहां पर। यह मुद्दा है वहां पर हत्याएं नहीं होंगी, यह मुद्दा है वहां पर करप्शन नहीं होगा, यह मुद्दा है वहां पर कि माई बहन योजना में 2,500 रुपए प्रति महिला को दिया जाएगा, जीविका दीदी को 30,000 रुपए दिए जाएंगे। मुद्दा जो है, उन मुद्दों की अगर आप बात करेंगे तो हमारे पास मुद्दे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास नौटंकी है। ऑलराइट, मेरे साथ राजपाल कश्यप मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। राजपाल जी, आपका स्वागत और धन्यवाद। तो मुझे बताइए कि आज कैसे अखिलेश यादव ने ये क्लेम किया कि तेजस्वी ही मुख्यमंत्री बनेंगे? ये तो वही बात हुई जैसे त्रिपाठी जी अभी टेबल ठोक के कह रहे थे। अरे जनता को डिसाइड करने दीजिए ना। आपने देखा होगा कि पिछली बार भी सबसे ज़्यादा तेजस्वी की सीटें आई थी और जनता की पूरी जनता चिल्ला रही है इस बार, और उन लोगों को अपना भविष्य दिखाई पड़ता है तेजस्वी में। और तेजस्वी ने जो नौकरियां दे के दिखाया था, जो उनका कार्यकाल रहा, उसमें उन्होंने जो करके दिखाया, इस आधार पे वहाँ की जनता पूरी तेजस्वी के साथ में खड़ी है और महागठबंधन के साथ खड़ी है, इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी है। माननीय अखिलेश यादव जी भी 3 तारीख को जा रहे हैं पीडीए को एकजुट करने के लिए, कहीं पीडीए कोई भ्रमित न होना पाए, और पूरा पीडीए एकजुट होकर तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगा। क्योंकि आज नौजवान परेशान है। नौजवान जो आज बीजेपी के प्रवक्ता बता रहे थे कि इतना वहाँ उद्योग खुल गया, इतनी फैक्ट्रियाँ लग गई, इतना, तो ये अभी छठ पूजा पे लोगों को ट्रेनों में जगह नहीं मिल रही थी। किस तरीके से पशुओं की तरह से भरा जा रहा था। और ये बीजेपी वादा की थी कि सबको स्पेशल ट्रेनें, इतनी स्पेशल ट्रेनें चलाएंगे। बिहार के लोगों को कोई शिकायत नहीं है कि किस तरह से, आप मेरी बात सुन लो, थोड़ा बुरी लगेगी पर सुनो। बिहार के लोगों को कोई शिकायत नहीं है कि कोरोना के टाइम अगर किसी ने सबसे ज़्यादा तकलीफ झेली तो बिहार के लोगों ने, लेकिन उन्हें कोई दुख नहीं है, उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। ऐसे ही छठ पूजा में आप कह रहे हैं जानवरों की तरह ले जाए जाते हैं, मैं सहमत हूँ आपसे, लेकिन बिहार के लोग कहाँ शिकायत कर रहे हैं? नहीं, देखिए ये कहाँ कर रहे हैं शिकायत? नहीं, शिकायत बिहार के लोग किस तरीके से लाइन में लगे थे, किस तरीके से शिकायतें कर रहे थे, और पर वोटिंग पैटर्न तो साहब वैसे ही है, तो कैसे माना जाए? अभी शिकायत आपको दिखाई पड़ेगी चुनाव में। ये सब देखिए, गरीब आदमी चुनाव में पूरा हिसाब किताब बराबर करेगा। और इस बार आप सही माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि तेजस्वी वहां के मुख्यमंत्री बने, जनता वहां बनाने जा रही है उनको, और वो इसलिए भी बनाने जा रहे हैं कि सबकी 20 साल से लगभग सरकार देख ली बीजेपी के गठबंधन की। आपकी भी तो देख ली। नहीं, हमारी सरकार, आपके दोस्त की नहीं, हमारे दोस्त की भी सरकार। अगर बिहार में पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को किसी ने जुबान दिया तो लालू जी ने जुबान दिया। वहां सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का काम किया, और अब आर्थिक न्याय की भी लड़ाई तेजस्वी जी लड़ने का काम कर रहे हैं। आप लोगों को समृद्धि दीजिए, सम्मान दीजिए और सुरक्षा दीजिए। बिहार को कोई लॉलीपॉप की जरूरत नहीं है। बिहार को जिस दिन समृद्धि मिल जाएगी, उनका अपना रोजगार आ जाएगा, आप कोई उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे हैरानी है, मैं जब भी उस प्रांत में जाता हूँ मुझे दुख होता है वहाँ की स्थितियां देख के। जी ब्रजेश जी, और उसके लिए हम सब कसूरवार हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही लोग हैं, मीडिया भी उसके लिए जिम्मेदार है। ब्रजेश जी, डबल इंजन की सरकार है। एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं बता सकते जहां इलाज करा सकते हो अच्छे से। लोगों को दिल्ली और बंबई भागना पड़ रहा है बिहार से, और डबल इंजन की सरकार 20 वर्षों से चल रही है, और 11 वर्ष से तो 12 वर्ष से तो बीजेपी और उनका गठबंधन पूरी तरह से विफल है। नीतीश जी को तो वो केवल यूज कर रहे हैं, यूज, और उसके चुनाव के बाद में क्या दशा बीजेपी वाले करेंगे, भगवान ही मालिक है। अब आपसे बेहतर कौन जानेगा इस बात को। जी, ऑलराइट, विनय राय जी हमारे साथ मौजूद है, देश के बहुत ही जाने माने चर्चित पत्रकार है। विनय जी, बहुत शुक्रिया। क्या चल रहा है सर बिहार में?
बिहार में जो इस समय की स्थिति है आपकी नीतीश कुमार है वाली स्थिति नहीं है, कम से कम। क्योंकि कहने के लिए मैं कहूंगा कि ये सबको पता है और जितने भी मीडिया के हमारे साथी भी जानते हैं कि बिहार के चुनाव को वास्तविक मुद्दे पे किसी ने लाने की कोशिश की और उसको कलर देने का काम किया, वो प्रशांत किशोर का जिम्मा था। लेकिन आज की परिस्थिति ऐसी है कि आमने सामने एनडीए और महागठबंधन सामने चुनावी मैदान है। अभी जेडीयू के साथी ने कहा राजनीति में कोई अस्थायी शत्रु और नहीं होता, न मित्र होता है, और समय आने दीजिए तो कभी ये भी हो सकता है कि जब आज शत्रु है कल मित्र बन जाए। क्योंकि उन्होंने मेज आपकी ठोक कर बोली है कि सरकार तो हम ही बनाएंगे, और जिस बात के नीतीश जी जाने भी जाते हैं। तो मैं तो इतना ही कहूंगा विरोधी खेमे में बैठे लोगों से कि नीतीश कुमार जी की आलोचना उतना ही करें जितना बाद में उनको मनाने में दिक्कत ना हो, क्योंकि नीतीश जी का तो पैटर्न क्लियर है। स्मार्ट और अभी जर्नलिस्ट, जेडीयू के साथी ने बोला है, ही इज ए वेरी स्मार्ट जर्नलिस्ट। साफ-साफ उन्होंने कहा कि सरकार हमारी बनेगी और उनके कैरेक्टर का कोई व्यक्ति नहीं है, ये भी उन्होंने कहा है। तो ना उनके कैरेक्टर के नरेंद्र मोदी है, ना उनके कैरेक्टर के राहुल गांधी हैं, ना उनके कैरेक्टर के अखिलेश यादव जी हैं। तो उनके कैरेक्टर को सबने देखा है। विनय जी, मैं तो अपनी व्यक्तिगत बात करूं तो मैं तो नीतीश कुमार का फैन हूं। नहीं, वो होना भी चाहिए, लेकिन इसीलिए मैंने कहा कि जो व्यक्ति भी ये चाहता है कि सत्ता में रहे, उसको कम से कम चुनावी दौर में इतनी कटुता नीतीश कुमार पर नहीं थोपनी चाहिए, नंबर 1। दूसरी चीज, आपने अगर पूरे चुनावी पैटर्न को देखा होगा तो एक चीज साफ समझ में आ रही है कि एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार है, लेकिन ड्राइविंग सीट पर बीजेपी बैठी है। कहीं नीतीश कुमार नजर नहीं आ रहा है, न उनके मुद्दे, न उनके बात, न उनका एजेंडा। इस समय बीजेपी उसको लीड कर रही है। तो केवल एक वोट बैंक जो कहते हैं कास्ट को खत्म कर दिया गया है बिहार से, कास्ट बिहार की सच्चाई है कम से कम इस चुनाव में। और इसीलिए आज अगले आदमी की आप काबिलियत देखो कि पूरा एनडीए गठबंधन सर के बल खड़ा है कि इस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना, और आराम से अपने घर में इत्मीनान से बैठा बंदा शांति के साथ, पूरे सब लगे मेहनत करने में। ये किस्मत की बात है सर। भाई बोलते रहे कि एक राजनीति के तौर पे कहा जाता है ना कि कोई आदमी कुर्सी से भागता है, कुर्सी किसी के लिए भागती है। तो नीतीश कुमार जी कहीं रहेंगे, कुर्सी दौड़ के उनके पास आएगी। ये कम से कम राजनीतिक दृष्टिकोण से बिहार की भी सच्चाई है, नीतीश कुमार की सच्चाई है। और नीतीश कुमार जब रहे ना रहे, उन पर रिसर्च होगा कि आखिर क्या उनके अंदर खासियत थी कि कोई व्यक्ति कितनी भी कटुता बोलता उनके बारे में। आप याद करिए वो दौर जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, जब लालू जी थे, कितने कड़वे शब्द बोले गए थे, लेकिन जरूरत पड़ी तो गठबंधन हुआ ना, और खूब अच्छी अच्छी बातें हुई। और अलग होने के बाद एक समय में कहते थे मोदी जी के लिए कि ब्लोअर की हवा है, क्या क्या मोदी जी के लिए नहीं बोला। आज सब लोग मिलकर के नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं और बनाने की तैयारी में है। तो परिस्थितियां साफ हैं, लेकिन सर ऐसी राजनीतिक शख्सियत का इस देश में माल्यार्पण होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। और दूसरी चीज कि प्रशांत कुमार आज की तारीख में, क्योंकि चुनाव आमने सामने हो रहा है, सीटें पाए ना पाए, लेकिन उनकी स्थिति कमोबेश नीतीश कुमार के प्रारंभिक राजनीतिक जीवन की तरह है, जब वो समता पार्टी लेकर आए थे और मात्र 7 सीटें जीतने में कामयाब हुए थे। लेकिन उसके बाद उनके प्रति लोगों का रुझान बना और बिहार में बने रहे, और सत्ता में देखिए किस तरीके से उनका वजूद है। सत्ता किसी के लिए मुख्यमंत्री रहे, लेकिन आज की तारीख में लड़ाई आमने सामने की है। जितना वोट प्रशांत किशोर काटेंगे उतना ही एनडीए को नुकसान होगा, एक तय है। ये आप कंफर्म हो कि प्रशांत जितना भी वोट काटेंगे बीजेपी के लिए वो एनडीए का काटेंगे एकदम। और वीरेंद्र जी भी हमारे साथ आ गए हैं। का मुद्दा सत्ता के खिलाफ जाता है, भ्रष्टाचार सरकार के खिलाफ जाता है, महंगाई सरकार के खिलाफ जाती है। तो कम से कम आज की तारीख में प्रशांत कुमार जितना नीचे रहेंगे उतना ही एनडीए ऊपर जाएगा। और वीरेंद्र जी हमारे साथ मौजूद है। भाई वीरेंद्र जी, क्या खबर है बिहार की और क्या चल रहा है वहां पे? देखिए, नीतीश कुमार को लोग कहते थे कि वो बीमार हैं, लेकिन कोई मंच ऐसा नहीं जहां वो प्रत्याशियों को बुला के माला न पहना रहे हों। तो नीतीश कुमार काफ़ी होश हवास में आ गए हैं चुनाव में, और काफ़ी स्वास्थ्य भी उनका अच्छा हो गया है। तो बीमारू राज्य भले रहा है और मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर बातें होती रही हों, लेकिन अब मुख्यमंत्री तो बीमार वाली स्थिति में नहीं, उससे बाहर हैं। अब राज्य बाहर आया कि नहीं, ये तो 20 साल से जो अभी दावा कर रहे थे त्रिपाठी जी, बताएं कि अभी बीमारू राज्य है या खाली प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। और एक बात जरूर है कि चुनाव में इस समय भाषा की मर्यादा टूट गई है, और अभी खास तौर से भाजपा और कांग्रेस के बीच देखिए हेट स्पीच होती है चुनाव में और होगी, लेकिन कुछ मामलों में कुछ ज़्यादा मामला बढ़ गया। खास तौर से अडानी, अंबानी, प्रधानमंत्री और इनको लेकर राहुल गांधी ने भी बहुत कड़ा बयान दिया। ब्रजेश जी,
इस देश की जनता को ये बात समझनी होगी कि बेईमानों का खाइए पीजिए, लेकिन वोट हमेशा ईमानदार और अच्छे नेता को दीजिए, तभी वो आपका भला कर पाएगा। और बिहार में तो इस समय शराबबंदी भी लागू है, तो ये भी आरोप नहीं लग सकता कि लोगों को शराब पिला के वोट ले लिया। तो ये तो समझ लीजिए कि बिहार का चुनाव इस समय देश का सबसे निष्पक्ष चुनाव होने वाला है, जहां बिना प्रलोभन के वोट मिलेगा। क्योंकि जब दारू नहीं बटेगी तो मुर्गा और मीट भी आदमी नहीं खाएगा। अच्छा, विनय राय मुझे बता रहे थे कि वहाँ बिहार में दारू का DTH चल रहा है, डायरेक्ट टू होम। देखिए, काला बाजारी होगी जब सरकार, जब आदमी बिना पिए शाम को नहीं रहे, दिन भर मेहनत करेगा, चुनाव प्रचार करेगा, तो शाम को दारू पीने के लिए चाहिए उसको, तो तस्करी होगी, महंगी दारू मिलेगी। ये तो सरकार अन्याय कर रही है अपने लोगों के साथ कि भाई वो ब्लैक में खरीद रहे हैं, महंगा खरीद रहे हैं। ऐसे अच्छा दारू बंद ही ना किए होते तो लोगों को सस्ती दारू मिलती। और चुनाव तो हर प्रदेश में होते हैं, कोई थोड़ी बंद कर देता है शराब। लेकिन अब ठीक है, नीतीश जी ने किया है, जनता देखो उसको कितना सही मानती है, ये तो समय आने पे पता चलेगा। लेकिन एक चीज़ जरूर है कि बीजेपी और नीतीश कुमार, इनकी सीटें बराबर बराबर बटी हैं। तो ये दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि परिणाम आने के बाद नीतीश ही CM बनेंगे, क्योंकि जिसके विधायक ज़्यादा होंगे वो CM बनाएगा। और दुनिया में यही फार्मूला रहा है, हिंदुस्तान में भी यही रहा है, सभी राज्यों में रहा है। तो मुंगेरी लाल रहे जो सपना दिखाते थे, ऐसे सपने में दम नहीं है जब तक परिणाम ना आ जाए। वैसे NDA का जो गठबंधन है, ये बात सही है कि प्रशांत किशोर काफ़ी उनको परेशान किए हुए हैं जी। और आप ये कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर को अगर मनाया गया होता तो ये जीत NDA के लिए थोड़ी आसान हो जाती। तो ये बहुत समस्या आई है। वैसे ब्रजेश जी, बिहार की जो जनता है वो समझदार मानी जाती, बहुत पढ़ी लिखी भी है, पूरे देश और दुनिया में उसका हमेशा से नाम रहा है। परिवारवाद का आरोप लालू के परिवार पर लगता है। पिछली बार काफ़ी करीब जाकर तेजस्वी यादव चुनाव हार गए थे। उस समय ओवैसी के कई विधायक जीत गए थे, उन्होंने काफ़ी वोट काटा था। तो ये सियासत में वोट किस करवट बैठेगा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर हेट स्पीच जारी रही तो NDA अपर हैंड की ओर जाएगा। इसलिए विपक्ष को व्यक्तिगत हमले करने से बचना होगा। और देखिए, चुनाव में तो साम दाम दंड भेद सब चलता है जी। हरिशंकर परसाई ने एक जगह लिखा है कि मजे की बात यह है कि डाकू भी उसी भगवान का आशीर्वाद मांगकर डाका डालते हैं जिसका आशीर्वाद लेकर हम लोग अच्छा काम करने जाते हैं। तो इस धरती पर सारे काम भगवान के नाम पर ही होते हैं। भाजपा भी करती है, कांग्रेस भी कर रही, विपक्ष भी कर रहा है, सबको आस उसी से है। अब जनता किसको क्या समझती है अलग बात है। फिलहाल सुनिएगा कि शोर मचा है, जोर मचा है, बिहार में बहार है और जनता है, विकास का भोंपू जनता की सरकार है। नेता आए मूर्ख बनाए, वायदों की बौछार है और नाकामी कहें छिपा कर कि विपक्ष की बातें बेकार हैं और कुर्सी से चिपक कर बोले होना विकास अगली बार है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, इस परिचर्चा का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। इसमें सीमित समय है, सभी प्रवक्ता लोगों से अनुरोध है कि सीमित समय में अपने पक्ष को प्रस्तुत करें। सबसे पहले मैं आनंद दुबे जी को आमंत्रित करता हूं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। दुबे जी, जो सबसे बड़े आरोप आपकी पार्टी के ऊपर लग रहे हैं कि आपने जिनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना रखा है उनके ऊपर अपनी ही कम्युनिटी के 7 लोगों के नरसंहार का आरोप है और वो उसके अभियुक्त हैं। आज तक आपकी पार्टी उस मामले में अपना स्टेटस क्लियर नहीं कर पाई। आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर करप्शन का खुला आरोप लगा और आपकी पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की। देखिए ब्रिजेश जी,
सबसे पहले अभी राज्यपाल जी ने एक बात कही कि अखिलेश यादव जी पीडीए को मजबूत करने के लिए बिहार जा रहे हैं। मुझे बड़ी हंसी आई। जिस पार्टी का बिहार में आधिकारिक रूप से कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, कोई महामंत्री नहीं है, उपाध्यक्ष नहीं है, कोई प्रवक्ता नहीं है, वह पार्टी, जिसका कोई संगठन नहीं है, वह पार्टी जो है वो बिहार में मजबूत करने जा रही है। खैर मुबारक हो, ये जाएं मजबूत करें। मैं सुरेंद्र राजपूत जी को सुन रहा था, बड़े भाई हैं हमारे, इन्होंने बड़ी बड़ी बात की। मुझे पटना के एक शायर का ही एक शेर याद आ गया कि दामन पे कोई दाग न खंजर पे कोई छीट, दामन पे कोई दाग न खंजर पे कोई छीट, तुम कत्ल करे हो कि करामात करे हो। यही आपको इनसे तो ये सीखने की सुरेंद्र जरूरत है। राजपूत जी दूसरों आप का खुल के इतिहास कत्ल करते भूगोल हो और बता ये रहे दूसरी तरह से करते हैं, इनसे सीख लो। मैं वही बता रहा हूं, इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की। इन्होंने नीतीश जी पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया, ये तो बिहार की जनता तय कर देगी। लेकिन आधिकारिक रूप से ब्रजेश जी जमानत पर किस पार्टी के दो बड़े नेता भ्रष्टाचार के आरोप में आज भी जमानत पर बाहर घूम रहे हैं, यह बताने की जरूरत नहीं है। बिहार में जो तेजस्वी यादव प्रण ले रहे हैं, उनके परिवार ने चारा घोटाला किया, उनके परिवार ने सरकारी नौकरी देने के बदले गरीबों की जमीन हड़पी, होटल का घोटाला किया, अलकतरा का घोटाला किया, बाढ़ राहत का घोटाला किया, बिहार को जंगल राज में तब्दील कर दिया। और अब कह रहे हैं माई बहन योजना के तहत हम बिहार को आगे बढ़ाएंगे। इनका माई बहन योजना क्या है? मम्मी बन जाएंगे मुख्यमंत्री, बहन चली जाएंगे लोकसभा राज्यसभा, यही इनकी माई बहन योजना है। तो ये सब कुछ अपने परिवार में देना चाहते हैं। जिनके दौर में बिहार में नरसंहार हुए, अब मेरे सवाल का जवाब दे लीजिए हुआ, और सौभाग्य इनके से जवाबों से मन भर गया हो आपका, तो मेरे सवाल का जवाब। ब्रजेश जी सुन तो लीजिए। सौभाग्य से उस समय लालू जी के दौर में मैं भी बिहार में ही पढ़ रहा था, मैं भी बिहार में ही पटना में पढ़ रहा था। स्थिति क्या थी यह मैंने अपनी आंखों से देखा है कि शाम को स्कूल से बच्चा घर पहुंच जाए तब जाके मां बाप राहत की सांस लेते थे। ये उस दौर का पर यह भी तो पूछा जाना चाहिए कि लोग प्रचार करके सुरक्षित अपने घरों को पहुंच जाए, उस दौर भी तो देखा जाना चाहिए जैसे आज खुलेआम मर्डर हुआ। शुरुआती 5 साल के कार्यकाल में ब्रजेश जी 80,000 अपराधियों को सजा दिलाने का काम नीतीश कुमार जी ने किया, सिर्फ 5 वर्ष के कार्यकाल में। आप ये समझिए। और ये लोग प्रति व्यक्ति आय की बात कर रहे थे। लालू जी और थैंक यू दुबे जी, धन्यवाद। प्रति व्यक्ति आय 8,000, थैंक यू सर, थैंक यू की 8,000, थैंक यू सर। 66,000 है, 66,000। ऑलराइट, प्रमोद कुमार सिन्हा, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता, अब आप अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब दीजिए। सिन्हा जी, बीजेपी ने क्लियर आरोप लगाए हैं आपके ऊपर, और सबसे बड़ा आरोप कानून व्यवस्था से खिलवाड़, जंगल राज का जो चिपक गया है, आपसे छूट नहीं रहा है। देखिए, अभी कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कि नीतीश कुमार जी पर किसी ने आरोप नहीं लगाया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 33 घोटाले का आरोप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर लगाने का काम किया था, और बाजाबता 33 घोटाला उन्होंने एक एक करके गिनाने का काम किया था। सृजन घोटाला, NRSM घोटाला, दवा घोटाला, टेंडर घोटाला, शौचालय घोटाला, 33 घोटाला उन्होंने गिनाए थे। लेकिन जब वो पाले बदल करके उनके साथ चले जाते हैं ना, तो वो घोटाला से मुक्त हो जाते हैं। अभी 71,000 करोड़ का जो है कैग का रिपोर्ट आया है, तो ये जो घोटाला इन लोगों ने करने का काम किया है, इनको नहीं दिखाई देगा। मात्र एक वो वैसे ही मुक्त हो जाते हैं सिन्हा जी, जैसे आप नीतीश का साथ लेके मुक्त कर देते हैं, वो भी वैसे ही कर देते हैं। नहीं, जैसे ब्रजेश जी, जैसे 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचारी, और जो कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चक्की पिसिंग है, इनको जेल जाना होगा, जब चले जाते हैं तो राज्य के उप मुख्यमंत्री हो जाते हैं, किन्हीं को राज्य का मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो ये भ्रष्टाचार पर क्या कहेंगे? एक पखवाड़े में जब दर्जनों पुल पुलिया धाराशाही हो जाता है, जल समाधि लेने लगता है भ्रष्टाचार की गंगोत्री में, उस पर ये क्या बोलेंगे? अब तो जो है से 100 के आंख को भी कुतर देता है चूहा, पैर की अंगुलियों को कुतर देता है चूहा। ये तो हालात इनके यहाँ बने हुए हैं। धन्यवाद। विकास यदि हुआ है तो चूहा का ही हुआ है। और ब्रजेश जी, आपने 2 महत्वपूर्ण बातें कहने का काम किया, मैं सुन रहा था, बिल्कुल आपका जो ओपिनियन था। एक तो था, आपने कहा कि समृद्धि और रोजगार बिहार को दे दीजिए। बिहार समृद्धि, सम्मान और सुरक्षा,
मैं हमेशा बिहार के लोगों से जब बात करता हूं यही 3 बातें कहता हूं। आपने कहा और बिल्कुल इसी पर जो है हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो सामाजिक न्याय हमारे नेता आदरणीय थैंक यू सर, धन्यवाद सर, देने का काम किया है उसको हम आर्थिक न्याय की ओर ले जाएंगे। और उनका धन्यवाद सर, भी आप देख लीजिए ना, चाहे प्रत्येक परिवार को जो है सो वो थैंक यू सर, थोड़ा सहयोग करें सर, वक्त कम है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद सर। मैं के त्रिपाठी जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता को आमंत्रित करता हूं। त्रिपाठी जी, इतना घोटाला हुआ, माल कहां गया? चौधरी जी के पास है क्या? देखिए ब्रजेश जी, आपने कहा घोटाले की बात कर दी, लेकिन पिछला पार्लियामेंट का चुनाव आपने देखा है, 72 सीटों पे हम आगे हैं, 72 सीटों पे। उसका रिजल्ट उठा के देख लीजिए, जनता दल यूनाइटेड, सब जनता यूनाइटेड। आप कैसे कह सकते हैं? आप पार्लियामेंट का रिजल्ट देख लीजिए, उसके पहले का चुनाव देख लीजिए। तो हमें तो कहीं हमने काम किया है। माननीय नीतीश कुमार कहते हैं हम काम के लिए कहते हैं। आपने कोई देखा कहीं टीवी चैनल पे उनको प्रचार कराते हुए? कभी किसी अखबार का कोई आपने देखा कहीं जनता दल यूनाइटेड का? मुझे बता दीजिए। वो कहते हैं कि मेरा काम बोलता, मैं सामाजिक न्याय के साथ विकास किया है। जो ईबीसी था जो 36%, उसमें हमने सबसे बड़ा काम किया है। एक सवाल पूछूं? बिल्कुल पूछ लीजिए। आपको तो पूरा, आप तो इस प्रदेश के सबसे वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। नहीं, वरिष्ठ होने, स्वागत है। वरिष्ठ होने से कोई टाइटल नहीं मिल जाता कि हर चीज पूछे। लेकिन मैं आज तक नहीं समझ पाया, 20 साल से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और 20 साल में आप 20 इंडस्ट्री भी नहीं लगा पाए। देखिए, इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है? इससे बड़ी कोई असफलता नहीं हो सकती। इंडस्ट्री की बात देखिए, इंडस्ट्री नहीं लगा पाए। देखिए लोगों को बाहर जाना। देखिए हमने जो काम किया है, जो सबसे बड़ा पिछड़ा तबका था वहां की महिलाओं की जो गरीबी, मैं 98 से वहां जा रहा हूं। मैंने बिहार को देखा है साहब। मैं बिहार में प्रचार करने गया था, जो अभी 7 सीटें मुझे अगर मिली। एक साल में एक इंडस्ट्री भी लगाते तो 20 लग गई। 7 सीटें जो हमको मिली थी, हम लोग उस प्रचार में जब गए थे तो वहां का एसपी चेंज करते हुए आया, कहा कि ये बिहार है, 6 बजे के बाद जाना आपने यात्रा कहा करिए। मैं इस बात से सहमत हूं सर। 20 साल का वक्त किसी के लिए भी बहुत बड़ा होता है, लॉन्गेस्ट नहीं होता। खड़ा है, पर आप एक इंडस्ट्री नहीं लगा पाए। हवाई अड्डे हैं, एक सर आप इंडस्ट्री नहीं लगा पाए। एम्स हैं बिहार सर, क्या करेगा कोई हवाई जहाज का? गरीबों की हालत देखिए, ऐसा नहीं, गरीबों की हालत बहुत। ओके सर, सुरेंद्र राजपूत जी, मुझे आप बताइए सर, बिहार की स्थिति सुधार न करते ब्रजेश जी तो हम 20 बार हमें, मैं जनता को अप्रिशिएट करता हूं कि आपको चुन रहे हैं, वो जो भी कारण हो, देश हमको नहीं, आप एक इंडस्ट्री नहीं लगाए फिर भी वो आपको चुनते हैं। देखिए, लोकतंत्र का मापदंड ब्रजेश जी बिल्कुल मानता हूं। आप बहुत बड़े बड़े राहुल, मैं मानता हूं इस बात को, कहता हूं। का मुद्दा आपके इसी चैनल पे जब मैं बैठा था तो आपने क्या कहा था एसआईआर के मुद्दे पे? आज कोई एसआईआर पे बोल रहा है? क्यों नहीं बोल रहे? कोई नहीं बोल रहा। अरे बताइए। ओके, ऑलराइट, सुरेंद्र जी, गो अहेड। एक भी आपसे मैं समझना चाहता हूं सर, बिहार के वास्तविक मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, ये इशू डाइवर्ट नहीं होनी चाहिए सर। बिहार के लोगों को समृद्धि चाहिए, सम्मान चाहिए, सुरक्षा चाहिए। हम आपसे सहमत हैं ब्रजेश भाई, और हम आपको पूरे गर्व के साथ कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन, जो हमारी महागठबंधन के लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। हम बताएं आपसे कि हमने जो 30 मुद्दे मेन निकाले हैं, चाहे वो हर घर रोजगार देने की बात हो, चाहे जीविका दीदी को 30,000 रुपये देने की बात हो, चाहे संविदा कर्मियों को स्थायी करने की बात हो, चाहे क्या नाम हर घर में एक सरकारी नौकरी देने की बात हो, और चाहे वहाँ पर इंडस्ट्री लाने की बात हो, और चाहे जिस तरीके से ये जीविका दीदियों के नाम पर जो कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, इनके ऊपर जो तमाम तरीके के कर्जे और खर्चे इनके बढ़े हुए हैं, इनके ऊपर जो ब्याज पे ब्याज लग रहा है, एक ब्याज को देने के लिए दूसरा ब्याज वो लेती हैं दीदियाँ, उनको ख़त्म करने की, ऋण मुक्त करने की बात हो, ये सारे के सारे मुद्दे हम लोग, पढ़ाई हो, दवाई हो, कमाई हो, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पर कर रहे हैं और इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। दुर्भाग्य है इस देश का कि नरेंद्र मोदी जी की नौटंकी अभी भी वहां बदस्तूर जारी है। वो चुनाव को विभ्रम अच्छा, आपके लिए मोदी जी मुद्दा है या बिहार के वास्तविक मुद्दे आपके लिए मुद्दा है? सर एक बात बताइए, आप क्यों मोदी पर फोकस क्योंकि मोदी कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है, नहीं, नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार तो लुटेरे हैं, बता तो दिए, दिखा तो दिए। आप बिहार के मुद्दों पे फोकस नहीं कर रहे तो बताइए। अच्छा आप बताइए, 9 करोड़ लीटर सरकार का चूहा अगर दारू पी जाएगा तो उसको नहीं कहा यस, नीतीश कुमार रिस्पॉन्सिबल होने, आपने उनसे पूछना चाहिए। अगर 1100 करोड़ रुपए का पुल पुलिया, 7,581 करोड़ का पुल पुलिया जो है चूहा खा जाएगा, ठीक है ना,
अब आप सुनिए, जैसे अभी त्रिपाठी जी ने कहा था, मैं बोलता नहीं हूं बीच में नहीं बोलता। मैं आपको बताऊं, अगर उस हिसाब से बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 270 से ज्यादा सीटों पर महागठबंधन आगे है, हमारा गठबंधन आगे, इंडिया गठबंधन आगे। तो योगी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। लोकसभा का चुनाव अलग होता है, विधानसभा का चुनाव अलग होता है। चलो सर, अभी आ रहा है, देख लेंगे। ये सारी की सारी बातें अगर ऐसी में है तो 275 सीटें अखिलेश यादव जी। राजपाल कश्यप जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी पार्टी जिस तरह से लालू यादव की पार्टी को, तेजस्वी यादव की पार्टी को सपोर्ट कर रही है, लेकिन जो आरोप लगते हैं कानून व्यवस्था के खराब होने के, और ऐसा नहीं है, लालू जी को मौका मिला, राबड़ी जी को मौका मिला, तेजस्वी यादव को मौका मिला, सबको मौके मिले, कौन सा परिवर्तन बिहार में किसने कर दिया सर? जनता में ना एक उदासी और मायूसी का माहौल है, जो इस बार मैं देख पा रहा हूं कि बिहार के चुनाव में एक अजीब सी खामोशी और उदासी का माहौल है, मायूसी है लोगों में। देखिए, आई डोंट नो कि मतलब ये परिणाम में दिखे ना दिखे, लेकिन एक मायूसी है। ये देखिए, ये जो खामोशी है ये बता रही है कि बिहार में परिवर्तन होने जा रहा है, और ज़बरदस्त परिवर्तन होने जा रहा है। आपने देखा हुआ उत्तर प्रदेश में भी जिस तरीके से यही बीजेपी के प्रवक्ता, ये जिनकी सबसे कमज़ोर पार्टी बिहार में है, सारे इनके पास नेता नहीं, आयातित नेता हैं सारे। बिहार में सबसे कमज़ोर पार्टी, जो अपने देश को सबसे ताकतवर पार्टी बताते हैं, सब आयातित नेता है इनके पास, और सब अपराधी, गुंडे, बदमाश सब इन्होंने भरे हैं। जिनके ऊपर नरसंहारों के आरोप हैं वो हैं इनके डिप्टी सीएम। तो ये बीजेपी परसेप्शन बनाती है। बीजेपी सदैव बीजेपी और आरएसएस के पास परसेप्शन बनाने के अलावा कुछ नहीं है, प्रोपेगेंडा के अलावा। झूठ और प्रोपेगेंडा किसी के खिलाफ फैला दे। अरे चारा घोटाला तो अभी उत्तर प्रदेश में जिस दिन गौशालाओं की जांच होगी, चारे घोटाले में बीजेपी फंसी होगी, योगी सरकार कटघरे में होगी। अब आज जांच करा लीजिए, गौशालाओं में गायें मर रही हैं, चारा घोटाला हो रहा है जबरदस्त। आप किसी गांव में पता कर लीजिए गौशालाओं में क्या हो रहा है। तो ये करेंगे सर, यूपी की भी बात। तो गौशाला छोड़ जाइए, ये तो मंदिर के चंदे पर घोटाला करते हैं। बहुत शुक्रिया। घोटालेबाजों की सरकार है। थैंक यू सर। और माननीय अखिलेश यादव से इसलिए घबराए हुए हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी ने बिहार में पूरा समर्थन दे दिया। ओके, धन्यवाद विनय जी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बिहार में इस बार कुछ उदासी और मायूसी सी दिख रही है। हो सकता है कि मीडिया कवरेज की वजह से ऐसा लग रहा हो, लेकिन सोशल मीडिया पर भी मुझे उस तरह का कलरफुल इलेक्शन इस बार नहीं दिख रहा है। ये खामोशी, उदासी, मायूसी क्या वाकई में है, या फिर हम ही लोग ऐसा सोच रहे हैं? तो सबसे बड़ी बात है कि जब इतने समय तक कोई सत्ता पे होता है, वो परिवर्तन की जब बात होती है, तब हमको कलर दिखता है, तब थोड़ी दूसरे तरह का माहौल दिखता है। कम से कम बिहार में जिस तरह सत्ता बदलने की बात हो रही है, उस तरह कोई माहौल दिख नहीं रहा है। कांटे की लड़ाई है, आमने सामने लड़ाई। पिछली बार भी कांटे की ही लड़ाई थी, कोई ऐसा नहीं था कि एक तरफा कोई चुनाव जीत करके मैदान में आ गया था। और इस बार भी कोई बड़ा परिवर्तन नहीं दिख रहा है। केवल एक प्लेयर बीच में, जो प्रशांत किशोर जी आए हैं, वो थोड़ा बहुत बीच बीच में चर्चा में आते हैं। और जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, ये पूरा सेंट्रलाइज हो गया है एनडीए और जो महागठबंधन चुनाव मैदान में उसके सामने। तो ऐसे परिस्थिति में मुझे जो लगता है कि जिसकी चॉइस लालू परिवार है वो लालू के साथ है, जिसको लालू परिवार को वोट नहीं देना वो एनडीए के साथ है। इसमें जो मेजर लॉस होता है वो मुझे दिखा, जिस तरह से शुरुआती दौर में प्रशांत किशोर बढ़ चढ़कर सामने आए, उनका मेजर लॉस हो रहा है। जो देना वोट भी चाह रहा था वो भी नहीं देने वाला है, कम से कम इस बार के चुनाव में। लेकिन उसकी पसंद प्रशांत किशोर जरूर है, इस बात सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। अब रही सवाल कि साइलेंट वोटिंग की, जहां तक बात है, कई नाम कटे हैं, कई नाम जुड़े हैं, कई तरह के आरोप प्रत्यारोप चले हैं। इस परिस्थिति में कम से कम विपक्ष भी एक फोकस्ड काम करे कि जो सत्ता में आने वाला जो स्थानीय नेता, उन्हीं को अगर टारगेट करेगा तो चुनाव का कलर दूसरा होगा। हम योगी को टारगेट करेंगे, मोदी को टारगेट करेंगे, चुनाव का कलर बनेगा ही नहीं। स्थानीय मुद्दे से हमेशा कलर बनता है। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया विनय जी, आपका बहुत धन्यवाद। मैं अपने सभी अतिथियों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप सब ने अपना कीमती वक्त आज बिहार की इस परिचर्चा को लेकर, बिहार चुनाव पे किया। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। ब्रेक के उस पार हम आपको दिखाएंगे कि बिहार में जनता क्या चाहती है। हमारे संवाददाता सीमा अब नकवी इन दिनों बिहार में हैं और बिहार के लोगों से बात कर रहे हैं, जहां वो बताएंगे कि दरअसल नेता की जो बात कर रहे हैं, जनता उनके बीच क्या राय रख रही है। एक छोटा सा ब्रेक, पूरी रिपोर्ट आपके सामने पेश होगी।